मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूस निकालने को लेकर श्रीनगर के लाल चौक बटमालू में माहौल कशीदा हो गया। पुलिस इंतजामिया की जानिब से लाल चौक में अज़ादारों को एक खास मकाम से आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद अज़ादार मुश्तइल हो गए। नज़्म व नस्क के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके अज़ादार अलम जुलूस के साथ आगे जाना चाहते थे। आगे जाने पर बजीद अज़ादारों को रोकने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद अज़ादार मुंतशिर हुए। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कई अज़ादारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाइन शहर के दीगर मकामात पर भी जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। आज 8 मुहर्रम है। इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में जो है मुहर्रम जुलूस निकलते हैं। हर चौराहे, हर गली पर जो है आज़ादाराना जो है वो जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है कई जगहों पर जो है जुलूस पर जो है पाबंदी लगा दी और किसी प्रकार का बड़ा मजमा जो है जमा होने नहीं दिया गया। और श्रीनगर के लाल चौक में जिस तरीके से हम खड़े हैं, यहाँ पर भी कई जो आज़ादाराना है उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की और इकट्ठे होने की कोशिश की, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वस्ती कश्मीर के बड़गांव जिले में भी मुहर्रम के मौके पर अलम शरीफ और ताज़िये का जुलूस निकाला गया। बागाम में अलम शरीफ का जुलूस आस्ताना मोहल्ला से बरामद हुआ और कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ जुलूस यागीपुरा वाक़े मरकजी इमामबाड़ी में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन ने इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की शहादत पर रोशनी डालते हुए कहा कि बातिल के खिलाफ हक की सदा बुलंद करने का राज आज़ादारी में ही मुज़मर है। जुलूस के दौरान पुलिस इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया गया था। निकाला जा रहा है, ये रवायती तौर हम निकालते हैं और इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद बयान किया जाता है और जिसमें फ़लसफ़ा हुसैन हक और बातिल में तहजीब और तमीज़ हो, जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ खड़ी हो। जहाँ भी जिस कौम पे भी जिस तबके भी दुनिया में जुल्म हो जाए, इन हुसैनियत हमें यही पैगाम देती है कि उसके खिलाफ सदाए बुलंद एहतिजाज किया जाए और ये जुलूस अज़ा उसी की एक निशानी है और हमें इंसानियत दुनिया में कायम करने का पैगाम सिखाती है। मुहर्रम उल हराम पर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अंजुमन शियान और दीगर तंजीमों की जानिब से जुलूस अज़ा निकाले गए। श्रीनगर में काठी दरवाज़ा रानावारी से मेन जुलूस निकला, जो हुसैनाबाद वाक़े कदीम इमामबाड़े पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। अज़ादारों ने पुरअमन तरीके से मर्जिया और नोहा ख्वानी करते हुए शहीदान करबला और उनके असहाब को खराज अक़ीदत पेश की। वादी के दीगर मकामात पर भी अलम शरीफ और ताज़िये के जुलूस निकाले गए। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने के साथ ही यहां पर चुनिंदा 15 ऑफिसर की तैनाती किए जाने की हिदायत जारी की है, जिसके बाद सहारनपुर इंतजामिया ने यहां जमीन मुहैया करा दी है। ऐलान के साथ ही कमांडो सेंटर का काम जमीनी तौर पर शुरू हो गया है। सीएम ने लखनऊ और नोएडा के साथ साथ देवबंद में भी एटीएस कमांडो सेंटर जल्द बनाए जाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद बजरंग दल के सूबाई कन्वीनर ने सीएम के इस फैसले का इस्तकबाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा देवबंद में जो एटीएस का मुख्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। और मैं ये मानता हूं कि जो आए दिन देवबंद के अंदर आतंकी पकड़े जाते हैं, कभी AK-47 छीन ली जाती है और कभी दारुल के अंदर अवैध हेलीपैड और अवैध निर्माण जैसे काम यहाँ दारुल बेखूब करता था। और इस प्रकार से यहाँ मुख्यालय खुलने के बाद ऐसी घटनाओं को यहाँ अंकुश लगेगा। उधर देवबंद में एटीएस के हेडक्वार्टर बनाए जाने के ऐलान पर अपोजिशन लीडर राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि वहां पर मजहबी तालीम दी जाती है, उनको डराने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। राम गोविंद चौधरी ने सरकार को आबादी कंट्रोल के मुद्दे पर भी घेरा है।
वहीं बीजेपी ने एटीएस कमांडो के हेडक्वार्टर के देवबंद में कायम होने को लेकर कहा है कि ये बड़ा और काबिल सताइश फैसला है। देवबंद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, शिक्षा देती है, सामाजिक शिक्षा देती है, धार्मिक शिक्षा देती है, सद्भावना की शिक्षा देती है। नहीं होना चाहिए। लखनऊ क्यों नहीं बना? लखनऊ हेडक्वार्टर है ना, लखनऊ बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एटीएस का कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। सेंटर के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है और करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार अधिकारी वहां तैनात होंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थितियां पिछली सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में बनी, आतंकवाद के लिए सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाना जाता था, तमाम मॉड्यूल सक्रिय थे, उसके देखते हुए ये एक सराहनीय कदम है और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को पुख्ता करेगा। यूपी के रामपुर में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में एमपी आजम खां, उनकी अहलिया और बेटे अब्दुल्ला आजम फंस गए हैं। उनके जरिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर ऐतराज भी अदालत ने खारिज कर दिया है। इनके खिलाफ अब एमपी एमएलए कोर्ट में दफा 120B में भी मुकदमा चलेगा। तीनों को इस मुकदमे में दफा 120 में भी जमानत करानी होगी। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने आजम खां, उनकी अहलिया और बेटे के खिलाफ फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के इल्जाम में धोखाधड़ी की दफा में गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया था। जो आजम खान पर जो 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो मामला चल रहा था, उस पे इन लोगों ने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डाली थी। उस डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को 3 दिन बहस के बाद आज खारिज कर दिया गया है। अब आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान पर 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा चलेगा, जिसमें कल से चार्ज फ्रेम की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, मैटर ये है कि पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और तंजीम फातिमा के खिलाफ 120B का एक अल्टेशन किया था, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। तो उसमें हमने उसमें एक एप्लीकेशन दी थी आकाश सक्सेना हनी की तरफ से कि साहब इनके आरोप तय कर लिए जाए। तो उसमें उनके वकील ने, बचाव पक्ष के वकील ने ये कहा कि साहब हमें इससे डिस्चार्ज कर दिया जाए, 120B नहीं बनती है और उससे हमें डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो आज उसमें निर्णय ये आया है कि उनकी एप्लीकेशन, जो आजम खान की एप्लीकेशन थी, वो खारिज कर दी गई है। हमारी बात मान ली गई है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम ओहदे के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जब उत्तराखंड के लीडर रियासत को लूट रहे थे, उस वक्त कर्नल अजय कोठियाल मुल्क की खिदमत कर रहे थे। उनके मुताबिक कोठियाल ने केदारनाथ बाज आबादकारी का काम किया था और वो उत्तराखंड का तामीरी नव भी करेंगे। उत्तराखंड दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। उन्होंने बताया कि रियासत में सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और नकले मकानी का है और कोठियाल जानते हैं कि कैसे रोजगार मुहैया कराना है। उनके हाथों में देवभूमि का मुस्तकबिल महफूज रहेगा। वहीं कर्नल कोठियाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो इसे पूरी तरह से निभाएंगे। रियासत की तामीर का काम आसान नहीं है, इसके लिए इफेक्टिव मॉडल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन रियासत की तरक्की के लिए काम जरूर करेंगे। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कर्नल अजय कोठियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया, उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नव निर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। अपने पार्लियामानी हलके वायनाड में उन्होंने कई स्कीम्स का इफ्तिताह किया है। इस दौरान किसानों के एक तकरीब में शामिल हुए राहुल ने किसान कानून का मुद्दा उठाया। खेती को हिंदुस्तानी रिवायत की पहचान बताने वाले राहुल ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों का बड़ा नुकसान होने वाला है।
मुल्क भर में इसकी मुखालिफत हो रही है, लेकिन हुकूमत कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने पर बजीद है। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ये मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि आज का किसान जाग चुका है और वो खुद सरकार का जवाब देने की हिम्मत रखता है। Ceremony is an event, but it honors a process that the farmer deals with every single day of his life. And our farmers' innovation and resourcefulness deserve full praise. And we also remember the many generations of farmers who came before them. Agriculture is an intrinsic part of our history, of our culture and our heritage. They have given this country so much. They have given this country food security. They have given this country our independence in many different ways. You are aware that there are protests across the country with regards to the farm laws that the government is passing. I fully understand their agitation, and their stand is absolutely correct, because these 3 farm laws will fundamentally destroy the backbone of Indian agriculture. Our agricultural system will go from one that helps our farmers to one that will only help 2 or 3 large corporates in the country. अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी की मीटिंग हुई है। पीएम हाउस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है। हिंदुस्तानियों को महफूज निकाला जाए, पीएम ने ये बात कही है। एयरलिफ्ट करने के लिए तमाम तरीके अपनाए जाएं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह ने अजीत डोभाल मीटिंग में मौजूद रहे। तो इस मसले पर यह अहम मीटिंग हुई है। अफगानिस्तान के हालात पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की। पीएम हाउस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जिसमें हिंदुस्तानियों को महफूज निकाला जाए, इस पर बात की गई। एयरलिफ्ट करने के तमाम तरीके अपनाए जाए, ये बात भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कही। अफगानिस्तान में बदले हालात से उन अफगानियों की परेशानी भी बढ़ गई है जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी का वीजा लेकर आए थे। दिल्ली के भी अलग अलग अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में अफगानिस्तानी अपनों का इलाज कराने आए हुए हैं, लेकिन अचानक हुए बदलाव ने इन लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है और अब ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जल्दी इनके वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद इनका क्या होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ के रहने वाले मीरवाइज की वालदा को ब्रेस्ट कैंसर है और वो उनका इलाज कराने के लिए तकरीबन 1 महीना पहले अपनी अहलिया और बेटे के साथ दिल्ली आए थे। जब मीरवाइज हिंदुस्तान आए तब उनके इलाके में जंग तो चल रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी तालिबान उनके पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में मीरवाइज के सामने अब बड़ा बहरान पैदा हो गया है। हमारा जो मम्मी है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसका इलाज चल रही है मैक्स अस्पताल में, लेकिन हमारा वीज़ा जो है अभी 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा बाकी है, बचा है। हमारा टेंशन ये है कि अगर वही के हालात ठीक नहीं हो जाएगा तो हमारा जाने आने का बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट से हमारा दरख्वास्त है कि हमारा वीज़ा बढ़ाए, क्योंकि वही के हालात भी ठीक नहीं है और वही के आने जाने का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, फ़्लाइट भी बंद हो जाएगा, अभी तो बहुत मुश्किल पड़ेगा हमारा। We want to extend the visa, and we request from government to extend our visa because we have a lot of problem right now, and you know that all the embassy in Afghanistan is closed. दिल्ली में अफगानिस्तान के हजारों लोग रहते हैं, जिनमें पनाहगुज़ीन भी शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है जो मेडिकल इमरजेंसी का वीज़ा लेकर हिंदुस्तान आए थे। ज़बीउल्लाह भी उन्हीं में से एक हैं। वो हिंदी या उर्दू तो नहीं बोल पाते, लेकिन अपनी बात को रखते हुए वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की बड़ी फिक्र सता रही है कि अगर उनके वीज़ा की मुद्दत नहीं बढ़ी तो फिर उनका क्या होगा। خود من فعلا مریض بودم دیگه 11 من مریض بود او را گرفته آوردم و فشار عصبی داشت فعلا یک طرف فلج است वैसा पता रहे बोले मेरे को 10 दिन पहले आया वो अफगानिस्तान से मेरा एक रिश्तेदार है वो एक साइड से बिल्कुल फराज है यहाँ पे अस्पताल में एडमिट है
और 15 दिन के लिए मेरे लिए वीज़ा दे दिया। वो 10 दिन निकल गया और 4 दिन रह गया। और ये 4 दिन में मैं किसी वीज़ा एडजस्ट कर सकती हो और किसी जाना कर सकती हो। वहाँ पे गवर्नमेंट का भी चेंजेस आ गया। ये प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। ویزی ما را اگر کدام ورقی میته که تا اوجا سفارت واز شوه پروازا اعلان شوه برای ما یگان ورقی میته یگان چیزی میته که مثلا مشکلات वहाँ मेरे लिए वीज़ा ज़रूरी है। अगर वीज़ा के प्रॉब्लम है कोई लेटर मेरे को दे देगा। जब तक ये क्या है रेगुलर काम चल जाएगी, इसलिए मेरे लिए लेटर देना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आना होना चाहिए। अफगानिस्तान में अचानक तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लोगों की मुसीबत सिर्फ उनके मुल्क में ही नहीं बढ़ी, बल्कि दूसरे ममालिक में रहने वाले अफगान लोगों की दिक्कतों में भी इजाफा हो गया है। इन लोगों के सामने बड़ा चैलेंज अब इस बात को लेकर है कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इनका क्या होगा। दिल्ली में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां अफगानिस्तान समेत कई मुल्कों के लोग इलाज कराने आते हैं। अफगानिस्तान के लोग मेडिकल इमरजेंसी का जो वीज़ा है वो भारत से लेते हैं और यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इस बार भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मैक्स समेत कई हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, लेकिन अचानक से अफगानिस्तान में हुकूमत बदल गई और तालिबान वहाँ पर काबिज़ हो गया, जिसके बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि जो सिफारत खाने हैं वो बंद हो गए हैं। ऐसे में ये लोग हिंदुस्तानी हुकूमत से अब दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनका ख्याल रखा जाए और अगर इसी तरह के हालात बने रहते हैं तो उनका वीज़ा बढ़ाया जाए। कैमरामैन शुभाशीष के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। और तालिबान के कब्जे के बाद बदअमनी के शिकार अफगानिस्तान में जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले 2 प्रोफेसर भी फंसे हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी वापसी का इंतजाम किया जा रहा है और जल्दी दोनों प्रोफेसर अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल अफगानिस्तान की बख्तार यूनिवर्सिटी में दरसे तदरीस की खिदमत अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर आसिफ माशियात जबकि प्रोफेसर आदिल रसूल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। एलजी ने कहा है कि इस हवाले से उन्होंने वजीर ममलिकत बराए खारजा वी मुरलीधरन से बात की है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत हिंद अपने हर शहरी को बाहिफाजत वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। एलजी ने दोनों प्रोफेसर्स के अहले खाना को यकीन दिलाया कि वो महफूज हैं और जल्द घर पहुंच जाएंगे। उधर जनूबी जिले कुलगाम के बरचलू से बड़ी खबर आ रही है जिसमें मुश्तबा दहशतगर्दों के हमले में बीजेपी के मकामी लीडर जावेद अहमद डार जा बहक हो गए हैं। दहशतगर्दों ने जावेद अहमद को उनके घर के बाहर गोली मार दी है। मौके पर पहुंचे हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मकतूल जावेद अहमद कुलगाम जिले में पार्टी के इंचार्ज थे। देखिए, बड़ा दुखदाई है सबसे पहली बात कि ये हमारे जावेद अहमद डार साहब जो हमारे कुलगाम से थे उनकी इन्होंने निर्मम हत्या कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है ये फ्रस्ट्रेशन है इनकी, पाकिस्तान के जो भाड़े के टट्टू यहाँ पर हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जिस तरह से हर्षोल्लास से 15 अगस्त का जो आज़ादी का दिन इस पर मनाया गया, और सबसे बड़ी बात है ना कोई इतिहास में पहली बार ना तो वहाँ पर कोई इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन थी और ना ही किसी तरह का कोई और कर्फ्यू जैसा कोई माहौल था। दुख की बात उससे ज़्यादा ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लीडर्स हैं जो इसके साथ ही जमायत इस्लामी जैसी जो इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया है उनकी अभी भी वकालत करते हैं। तो दुख है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो कत्लो गारत का सिलसिला है ये अब बड़े हद तक थम चुका था, लेकिन पिछले चंद दिनों से अगर आप देखें तो खासकर जब ये आम लोग जो हैं वो आज़ादी मना रहे हैं, आम लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, तो इस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान को ये बिल्कुल नहीं भा रहा है, तभी इस तरह के मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। असम की शाहिना बेगम ने अपनी कारकर्दगी की बदौलत पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 में शाहिना बेगम ने मुल्क के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते। रनिंग में असम के
ग्वालपाड़ा जिले की शाहिना बेगम ने ये तमगे जीते हैं। शाहिना के शानदार खेल को देखते हुए मकामी मुस्लिम तंजीम के लीडर ने कहा है कि दूसरी खिलाड़ी के तरह शाहिना को भी मौका मिलना चाहिए। हुकूमत शाहिना बेगम को भी एजाज़ात से नवाजे और उसका हौसला बढ़ाए ताकि मुस्तकबिल में भी शाहिना बेगम को मदद मिलती रहे। ग्वालपाड़ा जिले, असम के ग्वालपाड़ा जिले की शाहिना बेगम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल में, नेपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 3 सोने की मेडल लेके आई है असम में। और ये असम नहीं, असम और भारत के लिए ये गौरव की बात है, फ़ख्र की बात है, क्योंकि एक लड़की ने 3 मेडल जीत के लाया है। ये गोल्ड का, सोने का 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की 3 खेलों में दौड़ के सोने की मेडल लेके आई है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली बार पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा अपने खंडरा गांव पहुंचे। नीरज के इस्तकबाल की तैयारी गांव वालों ने पानीपत शहर से शुरू की और नीरज चोपड़ा को गांव तक खुली जीप में ले जाया गया। उनका जगह जगह पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुल्क का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा के इस्तकबाल के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा।